मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 1 और 2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली नंबर 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे और आपको वो वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे, क्योंकि अच्छी मेहनत करके वो वीडियो बनाए गए हैं और उनमें अच्छी तरह से आपको समझाया गया है, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द इन वीडियो को देखें आप और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको मालूम हो गया होगा कि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, पता होगा आपको तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आप देख लीजिए, हम आज प्रश्नावली नंबर 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.1 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसमें से सवाल आने की पूरी संभावना है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद। कहने मतलब है समीकरण अलग अलग होती है। जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, उसको द्विघात बोलते हैं, और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं, और जिस समीकरण की 3 से अधिक घातें होती है उसको बहुपद बोलते हैं। ये बात आपको मालूम होगी। तो देख लीजिए, अपने को निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। शून्य का मतलब है x का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उस x का मान अगर समीकरण के अंदर रखें तो उस पूरी समीकरण का मान शून्य हो जाए, ऐसा अपने को मान ज्ञात करना है। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी। शून्यांक और गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके सामने समीकरण लिखी हुई है 4x² + 8x। अब आपसे पूछ लिया कि x² का गुणांक क्या है, तो ध्यान रखना है कि x² के पास जो संख्या है वही x² का गुणांक है। तो इसका मतलब x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 4 है। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि इस सवाल के अंदर x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद बता सकते हैं। x का गुणांक वो होगा 8। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर x² का गुणांक पूछे अपने को, तो x² के पास जो संख्या वही x² का गुणांक है, और x के पास जो संख्या है वही x का गुणांक मानी जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 4x² + 8x। अब इसके अंदर अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब देख लीजिए, इसके अंदर अपने को कॉमन लेना है। कॉमन आ रहा है इसके अंदर 4x। कॉमन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो x इसमें भी है, और 4 का भाग 4 में भी जाता है और 4 का भाग 8 में भी जाता है, इसलिए इसके अंदर कॉमन आएगा 4x। अब देख लीजिए, 4x का भाग 4x² में लगाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 4x²। अब x² इसको अपन x 2 बार लिख सकते हैं। अब इसके अंदर भाग लगाएंगे 4x का, तो देख लीजिए 4x से 4x कट गया, पीछे बचेगा केवल x। तो यहाँ पे देख लीजिए केवल x लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा। अब 8x में 4x का भाग लगाते, देखो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। 8x में 4x का भाग लगाएंगे तो x कट गया, और 4 का भाग 8 में कितना आ जाता है, 2 बार जाता है। 2 बार जाता है ना, इसलिए यहाँ पे शेष बच गया 2। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे 4x कॉमन लिया तो कोष्टक पीछे क्या बचा, x + 2 बचा। अब इनको शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए इस समीकरण को बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण को बराबर 0 करेंगे। अब 0 करने के बाद देख लीजिए, अलग अलग सरल करना है। पहले 4x को अलग सॉल्व करेंगे, फिर x + 2 को अलग सॉल्व करना है। तो देखो, यदि 4x बराबर 0 है तो देखो, अब देखो x के पास में 4 है, वो गुणा के अंदर है। किसमें है, गुणा में है। तो जब अपन 4 का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा में है, पक्षांतरण करने के बाद भाग में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे पक्षांतरण किया तो 0/4 हो गया। अब 4 का भाग 0 के अंदर लगाएंगे, किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में लगाते हैं तो हमेशा उसका उत्तर 0 ही आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 का भाग 0 में लगाया तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। अब देख लीजिए, ये अब देखो ये समीकरण है, इसकी अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब x के 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो इसका मतलब पहला जो शून्यांक होगा उसको अल्फा नाम देंगे, और दूसरा शून्यांक होगा उसको बीटा नाम देंगे। आपने साइंस के अंदर तरंगे पढ़े होंगी, अल्फा बीटा गामा ये तरंग होती है, लेकिन
साइंस अपने मैथ्स के अंदर भी इनका उपयोग हो रहा है, लेकिन ये शून्यांक के रूप में हो रहा है। पहला शून्यांक को अपन अल्फा मानेंगे, दूसरे शून्यांक को अपन बीटा मानेंगे। तो एक एक्स का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, यानी अल्फा का मान हमने ज्ञात कर लिया अच्छी तरह से। अब दूसरा मान ज्ञात करते हैं। अब इस समीकरण की बारी है x प्लस 2, ये x प्लस 2 है, इसका अपने को सॉल्व करना है। तो x प्लस 2 बराबर 0 है। तो देखो x ये प्लस का 2 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बीटा का मान हो गया माइनस के 2। अब आगे देखिए, अपने को अपन ने गुणा शून्यांक ज्ञात कर लिए हैं। अब इनको गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता जांच करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है पहले। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब जोड़ करनी है, साधारण तरीके से जोड़ करेंगे अपन। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा का मान माइनस के 2 है। माइनस की संख्या को हमेशा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आज देखो यहाँ 0 आ गया, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे। 2 आ गया। अब बड़ी संख्या आगे जो चिन्ह होता है वही यहाँ पे चिन्ह लगाना है। तो 2 बड़ी संख्या है, इसका आगे चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अब अपन ज्ञात करेंगे सूत्र के हिसाब से। यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने का, ये अपने को याद रखना है, ध्यान रखना। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे चिन्ह माइनस का ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले के अंदर फिक्स है, ध्यान रखना। माइनस फिर x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको बताया था गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 8 है और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो देखो यहाँ माइनस 8 बटे 4, जब 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देखो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना अपने को। यहाँ अल्फा इंटू बीटा साधारण तरीके से अगर ज्ञात करें तो आएगा 0 इंटू माइनस 2 बराबर 0। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना अपने को, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है बिना एक्स वाली संख्या। अब इसमें तो अचर पद है ही नहीं, जब ऐसी कंडीशन में अचर पद 0 होगा। यहाँ पे एक्स बिना एक्स वाली संख्या नहीं है तो अपन 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। तो अचर पद का मान 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो 4 का भाग अब 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार अपना ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में अपन को लिखना होगा कि यतः बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है, क्योंकि देखो दोनों के अंदर अपने को मान बराबर आ रहा है। ये योगफल ज्ञात किया तो बराबर आया और गुणनफल ज्ञात किया तो भी बराबर आया। इस प्रकार अपना ये सवाल कंप्लीट हो गया है। आप इस सवाल को अच्छी तरह से लिख लीजिए, बाकी बाद में कराता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए इस सवाल को अच्छी तरह से। तो आपने पहला सवाल अच्छी तरह से लिख लिया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा क्या लगभग सभी सवाल है इसी एक ही विधि से होंगे। आपको केवल एक विधि समझनी है, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी पूरी की पूरी विधि सेम है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। ऐसे सवाल आप 9th क्लास में कर चुके हैं, 9th 8th 7th में आप ऐसे सवाल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 और यहाँ पे लिखा हुआ 1। तो 4 को 1 से गुणा करते 4 आते हैं। अपने को बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि अगर उनको गुणा करो तो 4 आने चाहिए और जोड़ो चाहे घटाओ तो माइनस से 4x वापस आने चाहिए। तो कहने मतलब 4 किस किस पारे में आता है आपको मालूम होगा। 4 1 के पारे में आता है और 2 के पारे में आता है 4, ये आपको मालूम है। अब देखो 4 में जब 1 जोड़े तो 5 आता है और 5 यहाँ पे है नहीं। अगर 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 आएगा, 3 भी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये जोड़ा तो नहीं बनेगा इसका। अब देखो 2 और 2 को जोड़ें तो 4 आते हैं और 2 को 2 से गुणा करते तो भी 4 आते हैं, तो मतलब ये जोड़ा अपने यहाँ बन सकता है। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, यहाँ पे संख्या माइनस की लानी है। इसका मतलब माइनस के 2x और माइनस के 2x, ध्यान रखना है। x वाली संख्या है माइनस के 2 और माइनस के 2, इसको गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाते हैं। माइनस 2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 4x आ जाएंगे। तो इसका मतलब अपना जो जोड़ा होगा वो ये होगा, अच्छी तरह से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखो इसके टुकड़े कर दिए अपन ने।
4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब इनके दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? इनके दो दो के जोड़े बनाने हैं अच्छी तरह से। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से 2x कॉमन आ रहा है। अब इसका भाग इसमें लगाना है, पहले बताया था मैंने आपको, वैसे वैसे भाग लगाएंगे। 2x से भाग 4x में लगाएंगे तो पीछे 2x बचेगा, 2x से भाग 2x में लगाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसमें अपने को याद रखना है कि 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 1। तो देखो यहाँ पे 1 का भाग किसी भी संख्या में लगाते तो संख्या वही आती है वापस। तो देखो 1 का भाग -2x में लगाया तो प्लस के 2x आ गए, -1 का भाग +1 में लगाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। चिन्ह का आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। कई बच्चे यहाँ पे चिन्ह में ज़्यादा मार्क खा जाते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। चिन्ह का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आप देख लीजिए ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम आ रहे हैं, तो अपन ने जो सवाल किया है वो अच्छी तरह एकदम सही है। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है? कॉमन 2x - 1 है। अब जो संख्या बच गई है कोष्टक के बाहर, उसका एक अलग से ब्रैकेट बनेगा। 2x - 1 इसके अलग से ब्रैकेट बन गया, बराबर 0 आ गया। अब देखिए इनको बराबर 0 करना है। यदि 2x - 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1। -1 का पक्षांतरण किया तो 1 आ गया। 2 गुणा के अंदर है, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का मान 1/2 आ जाएगा। फिर इस फॉर्मूले के अंदर अपने को मान रखना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सिंपल सवाल है ये। तो देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 को 1/2 में जोड़ेंगे। आपको खुद को अच्छी तरह से मालूम है, आधे में आधा जोड़ो तो 1 आता है। ये तो शॉर्टकट तरीका है। और अगर लसअप लेके करें तो भी बहुत आसान है। 2 और 2 का लसअप 2 आता है। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी सेम आएगी। 1 + 1 तो 1 और 1 2 हो गए, 2/2 बराबर 1 होता है। इसी प्रकार सूत्र के हिसाब से करेंगे तो देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पे? x का गुणांक माइनस तो पहले से आ गया, x का गुणांक 4 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे माइनस के भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 को 1/2 से गुणा 1/4 आ गया। और गुणनफल ज्ञात करना है तो अचर पद 1 और x इसको गुणा 4, तो 1/4 इसको उत्तर आएगा। तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है। अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल फर्क इतना ही है, बाकी ये पूरी की पूरी विधि एकदम सेम है। इस बात का आप ध्यान रखें। इस सवाल को आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर आगे कराते हैं। लिख लीजिए इस सवाल को अच्छी तरह से। तो आपने वो सवाल अच्छी तरह से लिख लिया होगा। अब देखो जो अपन ने दूसरा सवाल किया था सेम उसी विधि का एक और क्वेश्चन है। फर्क इतना ही है यहाँ पे, बस संख्या अलग है और कुछ नहीं, बाकी पूरा एकदम सेम सवाल है। अगर दूसरा सवाल आपको समझ आ गया है तो तीसरा सवाल गारंटी के साथ आप खुद कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको दूसरा सवाल समझ आ गया था तो ये भी कर सकते हैं। ये भी 9th क्लास वाला है, 8th क्लास वाला सवाल है। तो देखिए यहाँ पे x² को गुणा क्या है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे है -2। अगर 6 को -2 से, अगर 6 को 2 से गुणा करें तो 12 आता है ना। अब अपने ये ध्यान रखना है कि 12 और किस किस पहाड़े में कब कब आते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। 12 किस पहाड़े में कब कब आते हैं। तो देखो 6 का पहाड़ा हो गया, अब 2 के पहाड़े में 6 बार है, ये तो फिक्स है। अब देखो 4 × 3 करेंगे तो भी बार आएगा, या 3 × 4 करेंगे तो भी बार आएगा। तो कहने मतलब 4 पहाड़े है ना, और एक तो है ये 12 के पहाड़े में आता है, ये तो फिक्स है। अब देखने ये 3 अपने को जोड़े बने हुए, इसमें से कौन सा यहाँ पे सही फिट होता है। देखो 6 और 2 को जोड़ते तो आ जाते हैं, आज यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है, अपने को 1 लाना है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, क्या लाना है? 1। तो ये तो काम आएगा नहीं, ये भी काम नहीं आएगा। तो सीधा ये देखो आप, तो 4 को 3 से गुणा करते 12 आते हैं, और 4 को अगर 4 में से अगर 3 घटाते तो 1 आता है। ध्यान रखना है यहाँ पे संख्या माइनस की लानी बीच के अंदर, या x का आगे चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या आगे चिन्ह माइनस का लगाना है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस की संख्या रखेंगे, ये ध्यान रखना। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 4x प्लस के 3x, ये टुकड़े हो जाएंगे इसके, ध्यान रखना। -x के टुकड़े ये होंगे 4x प्लस के 3x, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब टुकड़े हो गए तो देखो यहाँ पे 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0, ये वापस लिख दिया अपन ने। अब इसमें से वही बात जो अपन ने दूसरे सवाल में किया था वैसे वैसे यहाँ करना है। दूसरे सवाल में हमने कॉमन लिया था,
जोड़े बनाए थे फिर कॉमन लिया था, यहाँ पे भी जोड़े बनाने फिर कॉमन लेना। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा 2x। अब 2x का भाग 6x² में लगाएंगे तो 3x बचेगा। 2x का भाग 4x में लगाएंगे तो पीछे केवल 2 बचेगा। भाग लगाना आपको सिखाया था मैंने पहले सवाल के अंदर ही, वही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है। जब कुछ मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी कॉमन आता है तो एक कॉमन लेना उस समय। तो यहाँ पे देखो एक कॉमन ले लिया। अब 1 का भाग 3x में लगाएंगे तो 3x आएंगे। 1 का भाग अगर 2 में लगाएंगे तो वापस 2 आएंगे, -2 बराबर 0 है ये। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है तो वापस लिख दे 3x - 2। अब जो संख्या बच गई है उसका एक अलग से कोष्टक बनाना है, तो 2x + 1 का एक अलग से कोष्टक बन गया बराबर 0। अब देखो यदि 3x - 2 बराबर 0 है, -2 का पक्षांतरण गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ 3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण गए तो भाग में चला गया, तो अल्फा का मान क्या आ गया 2/3। इसी प्रकार यदि 2x + 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पे 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 भी गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो बीटा का मान आएगा यहाँ पे -1/2। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। अब ये नॉर्मल तरीका है आपके सामने, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, 2/3 + 1/2 को जोड़ना है और मैं माइनस की संख्या को हमेशा कोष्टक के अंदर रखना है। ये तो आपको पहले बताया था मैंने आपको अच्छी तरह से। तो 2/3 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ 1/2 आ गया। अब 3 और 2 का लसाअ लेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा। 2 को 2 से गुणा कर आगे 4, 3 को 1 से गुणा किया तो आगे 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बचा 6। तो नॉर्मल तरीके से अपन ने योगफल ज्ञात किया तो 1/6 आया। अब सूत्र के हिसाब से करेंगे, यहाँ माइनस वाली संख्या माइनस तो सूत्र वाला आ गया। अब x का गुणा देखो, वहाँ पे x का गुणा क्या है, कोई संख्या नहीं तो मतलब -1 है। क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। x² का गुणा कितना यहाँ पे 6 है, तो अपन ने भी यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे इसलिए +1 आएगा और प्लस का चिन्ह लगाना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन माइनस चिन्ह लगाना ज़्यादा जरूरी है। तो 1/6 आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो अल्फा × बीटा बराबर अल्फा का मान 2/3 है इंटू बीटा का मान -1/2, और माइनस की संख्या को हमेशा कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब इनको गुणा करेंगे, 2 को -1 से गुणा कर -2 आ गए, 3 को 2 से गुणा किया तो आ गए यहाँ पे 6। अब इसको काटेंगे 2 के पारे से तो आ जाएगा 1/3, माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। अचर पद यहाँ पे -2 देखिए, यहाँ पे ये अचर पद है -2, तो -2 आ गए। अब x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आ गया 6। अब इसको जब 2 के पास काटेंगे तो -1/3 आएगा। इस प्रकार देखो दोनों के मान सेम आ रहे हैं, तो लास्ट में अपने को ये लाइन लिखनी है कि ये सत्य है, इनका जो संबंध है वो अपने सत्य साबित कर दिया है। ठीक है, ये सवाल लिख लीजिए, फिर आगे आपको कराते हैं। ये सवाल लिख लो अच्छी तरह से। तो देखिए आपने क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपने लिख लिया होगा कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा सवाल है ना, वो बहुत परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। बस थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। फर्क इतना ही है, देखो यहाँ पे लिखा है x² - 15, ये लिखा है x² - 15 बराबर 0 है, ये अपने को ज्ञात करना। तो देखो इसको, इसमें केवल एक फॉर्मूला लग रहा है बस, और कुछ नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बना है। अब देखो x² किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है ये, इसलिए x लगा के कोष्टक बना के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो 15 है ना, वो ध्यान रखना है कि 15 किसका वर्ग है, 15 √15 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 15 √15 का वर्ग होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो मान लो उस √15 का स्क्वायर अगर ज्ञात करें अपन, तो √15 को अगर √15 से गुणा करेंगे तो आंसर 15 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्यों आएगा ये भी बता देता हूँ। अगर √15 को अगर √15 से अगर गुणा करें तो आएगा √125, √125 आएगा। अब देखो 125 है ना, ये किसका वर्ग होता है, ये 125 है, ये किसका वर्ग होता है, ये 15 का होता है, ये ध्यान रखना है। समझ आ गया होगा, ये 15 का वर्ग होता है, ध्यान रखने वाली बात है ये, समझ आ गया ना।
225 आएगा, सॉरी ध्यान से समझना, मैंने मिस्टेक कर दी है, 225। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, √15 को √15 से गुणा करें 225, वो किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए अपन इतना नहीं करके सीधा अपने को पता रखना है कि √15 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर में लगा दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। ये फॉर्मूला आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 5 छठी का है, अच्छी तरह से आपको याद होगा। तो a² - b² बराबर a + b, a - b होता है। तो देखो a का मान तो यहाँ पे x है और b का मान है √15 है। b का मान कितना है, √15 है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखो मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, बराबर 0। अब यदि लगा के सॉल्व करेंगे, यदि x + √15 बराबर 0 है तो √15 का पक्षांतर करेंगे, ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। इसका मतलब अल्फा का मान कितना हो गया, -√15। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो -√15 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के √15 हो गए और बीटा बराबर हो गए √15। ठीक है, ये बीटा का मान आ गया। अब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है तो अल्फा + बीटा। अल्फा का मान -√15, बीटा का मान +√15। तो देखो एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो वो आपस में कट जाती है। तो देखो ये दोनों सेम है और संख्या अलग, चिन्ह अलग अलग इसलिए कट गए, तो बराबर आ गया 0। अब सूत्र के हिसाब से अगर ज्ञात करें तो देखो यहाँ पे x का गुणांक तो यहाँ पे है ही नहीं, x का गुणांक, तो ऐसी कंडीशन में अपने को 0 मानना है। तो देखो 0 मान लिया, माइनस का चिन्ह तो सूत्र में से आया है। x² का गुणांक, x² के पास कोई संख्या नहीं है, तो इस कंडीशन में x² का गुणांक क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ देखो 1 लिख दिया, 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो 0 ही आता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब ज्ञात करने हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो -√15 को +√15 से गुणा करेंगे, तो अभी देखो मैंने गुणा करके बताया था, यहाँ पे √15 को √15 से गुणा करते हैं तो 15 आता है। और चिन्ह देखो यहाँ, ये संख्या माइनस की, ये प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ अचर पद बटे x² का गुणांक लिखा है। तो देखो अचर पद ये है, अचर पद -15 है, तो यहाँ पे देखो -15 लिख दिए। और x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ बट्टे में 1 आ गया। तो 1 का भाग -15 में लगाएंगे तो उत्तर -15 ही आएंगे। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए अब ये संबंध सत्यापित हो चुका है। तो ये सवाल आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं, समझ आ गया होगा। इसको लिखो वापस, अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो आपने वो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल इम्पोर्टेंट था, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने इस पे ज़्यादा प्रेशर इसलिए डाला है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, और परीक्षा में आने लायक सवाल है ये। फर्क इतना ही है, बहुत आसान सवाल है। तो देखो क्या है इसके अंदर, ये सवाल अपने को दिया हुआ है बराबर 0। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे x है, x को इस कोष्ठक वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग संख्या से गुणा होगी, ध्यान रखना। x को √3 से गुणा किया तो आगे √3x, x को 1 से गुणा किया तो आगे x। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगली वाली लाइन में देखते हैं, यहाँ देखो कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है। जब कोष्ठक खोलते हैं तो अंदर वाली सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाहर चिन्ह माइनस का है ना, इसलिए। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का होता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह चेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखो √3x अभी प्लस का था, यहाँ देखो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये x प्लस का है, यहाँ देखो माइनस का हो गया ना अच्छी तरह से। अब देखो बाकी पूरा का पूरा सेम लिख दिया मैंने, बाकी पूरी समीकरण अच्छी तरह से सेम लिख दी। अब देखो आगे, अब अपना काम ये है 2-2 के जोड़े बनाने। क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाने। तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। कॉमन हमेशा वही संख्या लेती है जो दोनों के अंदर हो और कम घात हो, वो अपने को कॉमन लेना है। यहाँ x कॉमन ले लिया, x का भाग x² में लगाए तो x बचेगा, यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस वापस लगा दिया। x का भाग √3x में लगाएंगे ना तो केवल √3 बचेगा पीछे। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस। अब इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है, वापस बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे -1 कॉमन आ गया है।
-1 का भाग -x में लगाएंगे तो पीछे x बचेगा। और यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, चिन्ह अलग हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 का भाग √3 में लगाएंगे तो √3 आएगा, बराबर आ गया 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यदि अब देखो दोनों कोष्टक सेम है तो यहाँ पे लिख दिए। अब जो पीछे जो संख्या बची है x -1, इसका एक अलग से कोष्टक बनेगा और यहाँ पे आ गया बराबर 0। अब आगे देखिए, यदि x -√3 बराबर 0 है तो देखो -√3 का पक्षांतरण किया तो प्लस का हो गया, इसका मतलब अल्फा का मान √3 आ गया। इसी प्रकार देखो यदि x -1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 आ गया और बीटा का मान हो गया यहाँ पे 1। अब देखो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है तो √3 में 1 जोड़ेंगे तो वापस ये संख्या आएगी। आगे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इतना ही रहेगा ये। अब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना, ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा अब आपको। तो देखो x का गुणांक, यहाँ पे देखो x का गुणांक, ये पूरा x का गुणांक है, ये माइनस में है तो यहाँ पे देखो कोष्टक लिखना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस का चिन्ह ये तो सूत्र वाला है और एक x का गुणांक वाला है। और बटे में x का गुणांक, x के पास में कोई संख्या नहीं x स्क्वायर के पास, तो इसका मान 1 होगा। यहाँ देखो बटा 1 आ गया। और देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, करिए ये चिन्ह तो पीछे संख्या ये बच गई। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे √3 + 1 है, यहाँ पे भी √3 + 1 है। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस √3 आएगा। अब गुणनफल सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। अचर पद का मान देखो यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, ये अचर पद का मान √3 और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 का भाग √3 में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। इस प्रकार ये सत्यापित हो चुका है। अब आगे देखते हैं इस सवाल को। तो इस प्रकार ये सवाल हो चुका है अपना। अब ये सवाल आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, फिर आगे बाद में सवाल करते हैं और लिख लीजिए। एक बात और है, छठा सवाल है ना इसका, वो आपको करना है, ये बात ध्यान रखना। छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आसान है सवाल, आप कर सकते हैं ऐसा विश्वास है मुझे, क्योंकि ये बाकी वाले सवाल के लिए ना तो वो सबसे आसान सवाल है, वो आप करेंगे। ये सवाल लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। दूसरे सवाल के सभी सवाल है वो एक ही विधि से सवाल होंगे, ध्यान रख लेना, इसीलिए। तो ये सवाल आप लिख लीजिए। तो पहले के सारे सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। छठा सवाल आपको करना है, कर सकते हैं आप अच्छी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल इसी विधि से होंगे, तो आप ये विधि अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखो अपने को प्रश्न दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अपने को द्विघात बहुपद दिया हुआ नहीं है, अपने को ज्ञात करना है। पहला जो सवाल था उसका जस्ट उल्टा है ये सवाल। पहले सवाल के अंदर द्विघात समीकरण दी हुई थी और हमने उसका बहुपद ज्ञात किए थे। इसमें बस फर्क इतना ही है, यहाँ पे अपने को बहुपद ज्ञात करना है। शून्यांक अपने को दिए हुए हैं, योगफल दिए हुए हैं और गुणनफल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ -3 और -3 और 2 दिए हुए हैं। ये जो -3 है ये योगफल है और 2 है वो गुणनफल है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये जो विधि है पूरे सवाल में सेम रहेगी, ये बात मैंने आपको कह दी है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, 1 नंबर का सवाल आता है। तो ax² + bx + c = 0 है तथा इसके जो शून्यांक है वो अल्फा और बीटा है, ये मानना अपने को। अतः शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा = x का गुणांक बटे x² गुणांक या -b/a, ये भी होता है, इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले वाला है और यहाँ पे b का मान देखो ये है ना, ये योगफल है तो 3/1 लिखेंगे। भिन्न में है, ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बनाना पड़ेगा। अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाता है तो यहाँ आ गया 3/1। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये सूत्र होता है। इसके अलावा ये भी सूत्र है c/a। तो यहाँ पे देखो ये 2 लिखा हुआ है तो 2/1 हो जाएगा यहाँ। अब देखो इसकी तुलना करेंगे तो देखो a के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो यानी a का मान 1 होगा और b का मान कितना है यहाँ पे 3 है। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पे a का मान 1 है और c का मान कितना है 2 है। अतः इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो a का मान देखो 1 है, b का मान 3 है और c का मान 2 है। अब इनके मान इस द्विघात समीकरण के अंदर रखना अपने को। तो देखो a का मान 1 रख दिया और इंटू x² + b का मान 3 रख दिया इंटू x + c का मान 2 = 0 आ गया। अतः द्विघात समीकरण, तो देखो 1 को x² से गुणा तो x² आ गया वापस, 3 को x से गुणा तो 3x आ गया प्लस 2 = 0। इस प्रकार अपना ये सवाल सॉल्व हो गया है।
अब देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी विधि सेम है, बाकी वाले सभी सवाल इसी विधि से होंगे, तो आपको ये विधि अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। बस फर्क इतना ही है, यहाँ पे जो संख्या मिटानी बस इतनी है कि एक तो ये संख्या मिटेगी और एक ये संख्या मिटेगी, एक ये मिटेगी, बाकी सब पूरा सेम है, ध्यान रखना है। तो ये सवाल आप लिख लीजिए, बाकी बाद में कराता हूँ मैं, ये लिख लीजिए आप अच्छी तरह से। तो आपने ये सवाल लिख लिया होगा अच्छी तरह से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो फर्क इतना ही है, देखो आप मिलान करके देख लीजिए, पूरी की पूरी विधि 110% सेम है। कल फर्क इतना ही है, मैंने केवल ये संख्या चेंज की है, यहाँ पे है ना, ये संख्या चेंज की है, ये संख्या चेंज की और ए बी सी के मान चेंज किए हैं, बाकी पूरी की पूरी विधि A to Z सेम है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे योगफल दिया हुआ √2, गुणनफल दिया हुआ 1/3, तो पूरी की पूरी विधि सेम लिखनी है अपने को, ठीक है। फर्क इतना ही है, यहाँ पे देखो b का मान √2/1, ये योगफल है तो योगफल इसके सामने लिख देंगे √2/1, ठीक है, और माइनस तो सूत्र के अंदर है, और देखो b ये गुणनफल का मान 1/3 लिख दिया अपन ने। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो a के सामने क्या लिखा 1 और यहाँ a के सामने क्या लिखा है 3, तो a के मान अलग अलग आ गए, लेकिन अलग अलग नहीं आने, अगर अलग अलग आ जाते हैं तो अपने को सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे a का मान क्या 3 है, तो यहाँ 1 को किससे गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो 3 को अंश और हर दोनों से गुणा करना है, ध्यान रखने वाली बात है, 3 को गुणा करेंगे अंश और हर दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 3 को दोनों से गुणा किया अपन ने, 3 को -√2 से गुणा किया तो माइनस के 3√2 आ गए, 1 को 3 से गुणा किया तो आगे 3। अब देखो a का मान भी 3 है, यहाँ पे a का मान भी 3 है, यहाँ b का मान -3√2 है और यहाँ पे देखो c का मान 1 है। तो a b c के मान ज्ञात कर लिए अपन ने। अब इनके मान केवल इस सूत्र के अंदर रखने, बस और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको पहले सवाल में समझाया था वही सिस्टम यही है, बस मान रखने हैं। अब देखो 3 को x² से गुणा किया तो आगे 3x² प्लस, अब b का मान माइनस में तो माइनस से संख्या को कॉस्ट में लिखना जरूरी है, c का मान 1। अब देखो ये वापस संख्या आ गई, गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3√2x आ गया प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार अपना ये आंसर आया है। अब आपके सामने मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया हुआ है -1/4 और 1/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देंगे माइनस के 1/4 और यहाँ पे है 4, ठीक है ना। अब देखो आपके सामने सवाल करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये देखो माइनस तो पहले वाला ही है और ये माइनस का 1/4, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुणनफल 1/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे a b इसका मान ज्ञात करना, मान लिखना अपने को, कितना आएगा बताइए। ये संख्या हटा देंगे, ये हटा देंगे और ये संख्या हट जाएगी और ये समीकरण यहाँ पे नया बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ a का मान 4 है, यहाँ पे भी a का मान 4 है, तो यहाँ a का मान 4 लिख देंगे और b का मान देखो, यहाँ पे b का मान कितना 1 है ना, तो यहाँ पे b का मान 1 लिख देंगे और c का मान कितना यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इस सूत्र के अंदर मान रखना अपने को। तो देखो a का मान यहाँ पे 4 आ गया, b का मान भी 1 आ गया, c का मान 1 आ गया, 4 को x² से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 4x², ठीक है। अब देखो a को x से गुणा किया क्या आएगा, x ही आएगा सिर्फ, और यहाँ पे आ गया 1 बराबर 0। इस प्रकार आपके सामने मैंने ये सवाल करके बता दिया है, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो ये 3 सवाल हो चुके हैं, अब चौथा, पांचवा, छठा आपको करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप करके बताएंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे कि सवाल कहाँ पे आपको समस्या आ गई है, मैं आपके सवाल का समाधान करूंगा। ये लिख लीजिए। फिर अब सीधा अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आपको करना है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको ये विधि समझ में आई है या नहीं आई है। ये सवाल आसान है इसलिए मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अब देखिए, आप वो सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अब इस प्रश्नावली का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो अब आया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना,
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 3.1 प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और परीक्षा में आने के पूरे चांस है, ध्यान रख लेना। इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो देखो यहाँ अपने को दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद, अपने को द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 8x + k, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यांकों के वर्गों का योग है। ध्यान रखना, शून्यांकों का योग नहीं है, शून्यांकों के वर्गों का योग। प्रश्न को ध्यान से समझना, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यांकों के वर्गों का योग मतलब क्या होता है, शून्यांक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसके वर्गों का योग मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, उसका मान अपने को 40 दिया हुआ है। ठीक है ना, देखो अपन ने प्रश्न के अंदर भी लिखा है, बाद में बताएंगे आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, यह यहाँ पे काम आएगा, ध्यान से समझ लेना। फिर आगे देखो, तो अपने को ये जो समीकरण के अंदर k का मान है, ये अपने को ज्ञात करना है, k का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये लिखेंगे, ये समीकरण लिख दिया अपन ने, यहाँ लिखेंगे माना कि इसके शून्यांक अपने को दिए हुए नहीं है, तो इसके शून्यांक मानने पड़ेंगे। माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा है, दो शून्यांक होते हैं, पहला अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लेंगे। तो आप देखो इनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये सूत्र पहले अपन ने देखा था पिछले वाले सवाल के अंदर, -b/a होता है, या इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, x का गुणा बटा x² का गुणा, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो माइनस तो सूत्र वाला है, और b का मान यहाँ पे देखो, ये b का मान x का गुणा -8 है, तो -8 कोष्टक में लिख देंगे बटा 1, यानी x का गुणा कितना यहाँ पे 1 है। अब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 8 आएगा। 8 के अंदर 1 का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान देखो यहाँ पे k है और a का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब k, a का भाग k में लगाएंगे, क्या आएगा, k ही आएगा। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है। अब अपने को इनका वर्ग ज्ञात करने, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग किया तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, और इसका वर्ग किया तो 8 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको याद होगा, वो सूत्र यहाँ लगेगा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। a का मान अल्फा है और b का मान बीटा है, तो देखो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 64। ये समीकरण नंबर आ गया 3। अब देखो प्रश्न के अंदर अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यांकों के वर्गों के योग 40 है। ये देखो दिया हुआ शून्यांकों के वर्गों के योग 40 है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ अपने को स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 दिया हुआ, ये समीकरण नंबर बन गई 4। अब देखो समीकरण नंबर 4 का मान और समीकरण नंबर इस 2 का मान, इन दोनों के मान समीकरण नंबर 3 के अंदर रखना है। ये लाइन स्पष्ट ध्यान से समझ लीजिए, समीकरण 4 व समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो देखो समीकरण नंबर 3 मैंने वापस लिख दी यहाँ। ठीक है, समीकरण नंबर 3 वापस लिख दी। अब देखो स्क्वायर वाली संख्या मैंने वापस लिख दी, व्यवस्थित किया वापस, ध्यान से समझना ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 64 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे 40 है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, ये 40 यहाँ लिख दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान देखो यहाँ पे k लिखा हुआ है, तो यहाँ k लिख दिया। अब ये देखो 40 प्लस के हैं, पक्षांतरण करेंगे ये तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। अब 64 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 24। अब यहाँ देखो 2k, इस 2 का पक्षांतरण करना है, 2 गुना के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा। अब 2 का और 24 में लगाएंगे तो आ जाएंगे 12। इस प्रकार अपनी ये जो प्रश्नावली 3.1 है कंप्लीट होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपके ये गणित समझ आएगी, अन्यथा बिल्कुल ही नहीं आएगी। आप सोचते हो 10 मिनट वीडियो देख लेंगे वापस हटा देंगे, ऐसा करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसलिए जो स्टूडेंट अपने टीचर की पूरी क्लास अटेंड नहीं करता है, वो टीचर कुछ भी, मतलब वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं सीख सकता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कुछ सीखना है तो किसी भी टीचर से आप सीखो, उस टीचर की पूरी क्लास आपको देखनी बहुत अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, चाहे भले किसी स्कूल का हो, अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, अपने चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, सभी को ये वीडियो शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को हो सके।
वैसे आपको पता है कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। 30 तारीख को तो एग्ज़ाम आपको मालूम है गणित का, सामाजिक का भी एग्ज़ाम है, लेकिन गणित तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको मालूम होगा, इसलिए इसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आपको। ये ज़्यादा मिलाया करें, वीडियो को दिन में कम से कम 3-4 बार, आराम से 3-4 बार कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो वो भी कम है। आप वीडियो को अगर 4-5 बार देखोगे तो सवाल आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। आप सवाल करोगे तो हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, दिमाग सोचेगा बाद में लेकिन हाथ ऑटोमेटिक चलेगा। जब ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इस सवाल वीडियो देखो, फिर अपने रफ कॉपी में नोटबुक के अंदर बिना देखे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया के अंदर। मेहनत करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। देखो मैं आपके लिए मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ और इतना अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ, इतना अच्छा तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता, ये गारंटी लेता हूँ मैं आपको। इतना इजी तरीका है समझाने का, बच्चों को नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसा समझाते हैं उस तरीके से मैं आपको इसलिए सवाल समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए, बस यही उद्देश्य है। आपको पता है कि लॉकडाउन है, न तो कोई स्कूल जा सकते हैं न कोचिंग जा सकते हैं, बस एक ही तरीका है, इसलिए वीडियो बना के हमेशा मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो बनाने में आपको खुद को पता होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। मेरी मेहनत का परिणाम मुझे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला मेहनत करता रहूँ और आप वीडियो को देखें ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को देखें अच्छी तरह से और वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो किस किस ने देखा है और किस किस को समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो देख लेंगे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे यही लगेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, मेहनत करें और परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आप लेकर आएँ, वही मेरा फल होगा। ये मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा कब होगा, जब आप मेहनत करोगे, जब आपके नंबर अच्छा आएंगे, तब मुझे आपकी सफलता में है ही मेरी सफलता है, ये ध्यान रख लेना। आपके नंबर अच्छा आएंगे, आपको खुशी होगी, खुशी के अंदर मेरी खुशी है, इस बात का आप ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक आशा उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको खुद को पता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, तो ये फ़ायदा दूसरे लोगों को भी होना चाहिए, इसलिए उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी कहिए कि वीडियो देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन के अंदर इतनी अच्छी क्लास शायद ही आपको कहीं मिले, इसलिए अच्छी तरह से समझें इस विधि को, प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, उसको वापस प्रैक्टिस करें, बस तभी आपको ये फ़ायदा अच्छी तरह से मिल पाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।